नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। तो आज द इकोनॉमिक टाइम्स का 239वां लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे इफ्को के बारे में, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो अभी इसमें क्या नया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये कब बनाई गई थी ये संस्था, इसके बारे में डिटेल जो चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो GS3 का ये टॉपिक है। जो टॉपिक्स इसके अंतर्गत कवर होते हैं, तो यहाँ पर बात करें इश्यूज related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices, PDS, objectives, functioning limitations, revamping issues of buffer stock and food security, technology missions, economics of animal rearing। तो ये जो है एक यहाँ पर ग्रुप सिलेबस है, तो इसमें से जो एक टॉपिक हमारा बनता है वो है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स की हेल्प करने के लिए बनाई गई है। तो काफी तरीके से जो रिसर्च एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर ये काम करती है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहली बात ये है। तो अभी क्या है कि इन्होंने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है दुनिया का पहला नैनो यूरिया। ओके, तो फर्टिलाइजर पर जैसे आप देखो, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, तो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है? उसको डालने का खेतों में मतलब ये होता है कि हमारा जो यील्ड है ना, जो भी क्रॉप लगाए, चाहे गेहूं लगाया, चाहे जो है चावल लगाए हैं, तो उनकी बढ़ोतरी मिले। हर कोई मतलब चाहता है ना, जब अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर उसके 10 रुपए बनकर आए, जब रिटर्न मिले उसको। तो यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटीज में भी अभी ऐसा है, जब से फर्टिलाइजर्स लॉन्च हुए हैं तब से एक तरीके से एडिक्शन बन गया है फर्टिलाइजर्स का, कि अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन काफी निकलती है। ओके, जहाँ अगर 1 एकड़ में जो है 5 से 7 क्विंटल अगर निकल रहा है गेहूं, तो अगर इनको यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। तो 1 एकड़ में अच्छी जमीन पर यहाँ पर 20 जो है क्विंटल तक भी यहाँ पर जो है गेहूं की फसल निकल रही है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का बहुत अहम योगदान है। तो अभी इफ्को ने ही दुनिया का पहला नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस किया है फार्मर्स के लिए पूरी दुनिया में। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो अभी जून महीने से ही, इसी साल जून महीने से शुरुआत इसकी कर दी जाएगी। ओके, तो अभी जो फार्मर्स कोऑपरेटिव इफ्को है, तो यहाँ पर इंडिया को नैनो फर्टिलाइजर के मैप के ऊपर यहाँ पर जो है इंडिया को शो कर दिया, मतलब कि इंडिया की पहचान बना दी एक अलग से। तो यहाँ पर एक नया अध्याय शुरू हो गया है फार्म टेक्नोलॉजी के मायने में। तो यहाँ पर जो है नैनो यूरिया, इसको यहाँ पर लिक्विड यूरिया भी कहते हैं। ओके, तो इसको अभी इस्तेमाल किया जाएगा, अभी इसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। ओके, तो अभी नैनो यूरिया लिक्विड ये होता क्या है? तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल यूरिया है, जब जो खाद वगैरह डालते हैं, जो फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, तो पाउडर की फॉर्म में होता है वो। ओके, तो उसके लिए भी बड़ी प्रोटेक्शन जो है उसको करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ऐसे ही आप हवा में उसको डालते रहोगे, तो अपनी प्रोटेक्शन भी चाहिए होती है। ओके, तो मतलब कि हवा से आपके अंदर वो जो है केमिकल, जो जो यूरिया, वो नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसी पाउडर फॉर्म के वाले जो यूरिया को अभी तक हम यूज करते रहे, तो बैग में लेकर आते हैं किसान, उसको डालते हैं और अच्छी उपज लेते हैं। तो अभी जो ये जो नैनो यूरिया है ना, अभी इसी कन्वेंशनल यूरिया को रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी 50% तक कम कर देगा। ओके, तो मतलब जो पहले यूरिया इस्तेमाल करते थे उसकी भी रिक्वायरमेंट 50% तक यहाँ पर कम हो जाएगी, अगर यहाँ पर लिक्विड यूरिया को हम जो है इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने ऑलरेडी किए हैं, जिसके चलते ये नया डाटा जो है हमारे सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड यूरिया में, यहाँ पर 40,000 यहाँ पर ppm होता है नाइट्रोजन का, ओके, पार्ट्स पर मिलियन यहाँ पर इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो नाइट्रोजन का। और यहाँ पर एक 500 ml की बॉटल आती है। ओके, तो यहाँ पर जो 500 ml की जो बॉटल है ना, वो यहाँ पर बराबर है, इक्विवेलेंट है टू द इम्पैक्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय 1 बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। तो जो एक यहाँ पर बोरी लेकर आते थे किसान यूरिया की, जो यहाँ पर पाउडर फॉर्म में होता है, उसके मुकाबले में यहाँ पर जो ना, जो 500 ml की बॉटल है, तो उसके बराबर का यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है। तो यहाँ पर जो काम एक बैग से ले रहे हो आप, वही काम यहाँ पर 500 ml की जो बॉटल है वो कर देगी आपका। जितना यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट आपने प्रोवाइड करना है सॉइल में, तो उतना ये 500 ml की बॉटल भी आपको दे देगी। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिएंट्स का जो कंटेंट होता है ना, तो उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर उनका इस्तेमाल करके। और जब यहाँ पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ता है ना, तो यहाँ पर फिर उपज जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, तो इसका ये फायदा रहता है। और अभी बात करते हैं कि इसके
फायदे क्या क्या रहेंगे, यहाँ पर एडवांटेजेस क्या होंगे, ये जो नई इन्वेंशन है इफ्को के द्वारा जो की गई है, जिसको हम यहाँ पर नैनो यूरिया कह रहे हैं। सबसे पहली एडवांटेज कि जो एग्रीकल्चर है ना, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देगी, बदल देगी उसका सिनेरियो। और यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। और तीसरा, यहाँ पर जो वाटर यूसेज, जो पानी का जो यूज अभी होता है, तो उसको भी यहाँ पर कम करेगी। ज्यादा पानी की यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो खराब पानी कंटामिनेशन जो हो जाता है, तो उससे भी यहाँ पर जो है बचाव होगा। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है ये। और दूसरा यहाँ पर बात करें, जो केंद्र सरकार जो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है ना, तो यहाँ पर उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछले साल भारत सरकार ने 65,000 करोड़ की फर्टिलाइजर की सब्सिडी दी है। ओके, तो 65,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। पैसा टैक्स पेयर के ही मनी से आता है। जो आम लोग चाहे इनकम टैक्स दे रहे हैं, चाहे जीएसटी के थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स अपना पे कर रहे हैं, जो भी सामान वो खरीदते हैं, तो वो मतलब कि एक एक पाई करके वो पैसा जुड़ता है भारत सरकार के पास, जो कि भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है। तो वहां से इसको खर्चा किया जाता है आगे। तो इसको अगर हम अच्छे से इसका यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो यहाँ पर वही बात करें कि फर्टिलाइजर जो सब्सिडी हम देते हैं, तो उसका भी यहाँ पर कम हो जाएगा, पैसा खर्चा करना यहाँ पर कम हो जाएगा, अगर यहाँ पर इतने बेनिफिट अगर निकलते हैं यूरिया के, नैनो यूरिया के। और आगे 5वें नंबर पर बात कर रहे हैं कि जो एक्सटेंसिव यहाँ पर यूरिया का यूज करते हैं, वो भी कम हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात की कि जो एक बोरी जहाँ पर यूज होनी, वहां पर 500 ml की बोतल से ही काम चल जाएगा। और छठे नंबर पर बात कर रहे हैं कि सॉइल की, मिट्टी की हेल्थ भी यहाँ पर, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और 7वें नंबर पर बात करें कि एफिशिएंट यहाँ पर यूज होगा पानी का, जितना पानी चाहिए सिर्फ उतना। जैसे अभी जैसे ज्यादातर जो है ना ड्रिप इरिगेशन का जो है सिस्टम, इसको अपनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, अगर यहाँ पर खास तौर पे अगर किसी ने बाग वगैरह लगाया है, तो बाग में एक ही जैसे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन को आमतौर पर यूज किया जाता है। तो उसका फायदा ये रहता है कि अगर शाम को आप गए अपने बाग पे, तो यहाँ पर मोटर अगर चालू की है, तो यहाँ पर जो पाइप ऑलरेडी बिछे हुए हैं, और जितने भी पेड़ आपने लगाए, तो वहां पर जो है आपने 15 मिनट 20 मिनट जो है पानी लगा दिया, तो यहाँ पर पानी मिलता रहेगा जितनी अमाउंट में उनको चाहिए। ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद पानी आएगा, जिस हिसाब से यहाँ पर चाहिए पानी इसको, तो यहाँ पर पानी का बचाव होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको यूज करते, तो इससे भी जो ये नैनो यूरिया का यूज है, तो इससे भी पानी का बचाव होगा, ज्यादा ज्यादा पानी नहीं लगेगा। अगर दूसरा यूरिया यूज करते तो ज्यादा पानी पानी जो है यहाँ पर लगता है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स होने में भी समय लगता है इसको। और आगे बात कर रहे हैं लेसर वेस्टेज, वेस्टेज कम होगी। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि लोअर इनपुट कॉस्ट फॉर फार्मर्स। तो ये जो नैनो यूरिया है ना, ये सस्ता भी है। जो कन्वेंशनल यूरिया का जो बैग एक मिलता है, उसके मुकाबले में सस्ता भी है। यहाँ पर जो इनपुट कॉस्ट, शुरुआती इनपुट कॉस्ट तो फार्मर्स की यही है ना, जहाँ ज्यादा खर्चा यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले अगर कोई नई फसल लगानी है, तो उसका बीज चाहिए। ओके, दूसरा यहाँ पर उसको उगाना है, उसके लिए यहाँ पर फर्टिलाइजर चाहिए। अगर कोई यहाँ पर कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए कीटनाशक चाहिए। तो ये मतलब सब कुछ इनपुट है, जो यहाँ पर शुरुआती खर्चा फार्मर करता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यूरिया के कंजप्शन के बारे में यहाँ पर बात करें भारत में, तो एनुअली जो कंजप्शन होती है यूरिया की, वो यहाँ पर 30 मिलियन टन के आसपास होती है। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली जो एक फार्मर है, यहाँ पर 2 बैग को यूज करता है पर एकड़ के हिसाब से। ओके, तो 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से यूज होते हैं। तो आप खुद हिसाब आप लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर अगर पूरे इंडिया में ये फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा हेल्थ के ऊपर। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं कि रिलीफ दिया गया है टैक्स पेयर की मनी को। तो यहाँ पर ट्रायल्स की बात करें, तो शुरुआती फील्ड ट्रायल इसके हुए हैं। तो यहाँ पर 500 ml की जो बॉटल है नैनो यूरिया की, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये पाया जा रहा है कि यहाँ पर ये अच्छे से रिप्लेस कर देगी यहाँ पर एक कन्वेंशनल यूरिया के बैग को, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट को भी 50% कम करेगी। और इसके अलावा बात करें जो यहाँ पर प्राइस होगा, वो यहाँ पर 240 होगा। ओके, पर 500 ml ऑफ बोतल। तो यहाँ पर जो है विदाउट सब्सिडी की बात करें कि सरकार यहाँ पर सब्सिडी नहीं दे रही है। ओके, तो अगर ना दे तब यहाँ पर ये प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर 10% ये प्राइस कम है जो आप एक बैग खरीदते हो कन्वेंशनल यूरिया का। तो आज की अगर बात करें, तो यूरिया प्राइसेस जो है यहाँ पर ये डी कंट्रोल नहीं है, तो इसको यहाँ पर कंट्रोल करती है कौन? भारत सरकार, क्योंकि अच्छी खासी सब्सिडी ये देती है। तो यहाँ पर 15,000 पर टन के हिसाब से भारत सरकार सब्सिडी देती है। ओके, और इसके अलावा बात करें कि अगर यहाँ पर 15 मिलियन टन नैनो यूरिया का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल यूरिया को अगर एक साइड पे कर देते हैं, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की जो यहाँ पर सेविंग्स है भारत सरकार की ना,
तो वो भी यहाँ पर 22,500 करोड़ के आसपास जो है हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 28% का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट होता है उसमें। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात करेगी 79,530 करोड़ है 2021-22 के फिस्कल ईयर का। तो अभी इतना पैसा 80,000 के आसपास जो है ना, 80,000 करोड़ के आसपास, तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ही पैसा जाएगा। तो इसमें यहाँ पर 28% का रिडक्शन वो हो सकता है। तो यहाँ पर बचाए जा सकते हैं 22,500 करोड़ रुपए। ओके, अगर यहाँ पर जो हम इसको यूज करते हैं नैनो यूरिया को। अगर कंक्लूजन की बात करें तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ज्यादातर जो पोर्शन है, तो यहाँ पर कन्वेंशनल यूरिया की अगर बात करें तो वो एटमॉस्फेयर में ही जो है ना वो गुम हो जाता है। जब यहाँ पर कन्वेंशनल यूरिया को हम इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर में ही वो चला जाता है, या फिर जो वाटर बॉडीज के सरफेस होते हैं, ऊपरली सतह होती है, वहां पर ही वो तैरना शुरू कर देता है। जिसके चलते क्या है कि अगर कोई आसपास झील है किसी, या फिर नहर या नदी बह रही है, तो वो उसका पानी भी खराब कर देते हैं। अगर यहाँ पर कन्वेंशनल यूरिया को यूज करें हम, तो यहाँ पर पूरा इकोसिस्टम को हम पोल्यूट कर देते हैं, जहर फैला देते हैं हर जगह। तो यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर नैनो यूरिया की बात करें कि इकोलॉजिकली बेटर है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हम ये नहीं कह सकते कि जो ये नैनो यूरिया है तो ये मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है पूरी तरीके से 100%, ऐसा नहीं है। लेकिन पुराने वाले के मुकाबले में ये इकोलॉजिकली ये बेटर है। ओके, जहां पर कोई केमिकल पड़ेगा खाने वाली चीज में, तो वहां पर वो जहर आएगा ही आएगा। ओके, लेकिन पिछले वाले से यहाँ पर थोड़ा बेहतर है। और आगे बात करनी है जो इफ्को है, तो यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट जो प्रेजेंट है ओके नैनो यूरिया में, तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि कुड रेज यील्ड बाय 8% एंड रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर झाड़ जो होता है, यील्ड, जो आपने फसल लगाई, चाहे गेहूं लगाया, चावल लगाया, तो उसकी यहाँ पर 8% से जो है ज्यादा यील्ड बढ़ सकती है। ओके, तो इसके अलावा बात कर रहे हैं अगर स्टोरेज कॉस्ट जहां पर कम है, इसका मतलब जितनी लंबे समय तक अगर आप अपनी फसल को रख पाए तो वो खराब नहीं होगी। तो उसका ये कहना है, इसका मतलब ये है। और चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं कि इफको जो है ना, तो अभी ऑथर बात करें कि इसको अपनी मार्केट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर ये अपना एक्सपोर्ट बढ़ाता है तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो भारत के हित में है अगर इसका एक्सपोर्ट बढ़ता है इस मामले में। तो यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिलियन टन की ही कैपेसिटी तक यहाँ पर अपने आप को सीमित नहीं रखना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना है, इससे ज्यादा बनानी है और बाहर के मुल्कों को भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि इंडिया अभी जो है लीड रोल के तौर पर काम करेगा, जो न्यू ग्लोबल ग्रीन रेवोल्यूशन जो आएगी, अगर उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो। और आगे बात कर रहे हैं इफको के बारे में। इफको क्या चीज है, तो यहाँ पर ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, शॉर्ट फॉर्म इफको बोलते हैं। तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आपस में कोऑपरेट करके यहाँ पर फंड जुटाया तो यहाँ पर फायदा पहुंचाया जाएगा फार्मर्स को। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर इनके यहाँ पर संदर्भ में काम करती है ये जो सोसाइटी है। और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, तो उसको बनाया गया था 3 नवंबर 1967 में। इसका जो रेवेन्यू है, तो ये 2017-18 के हिसाब से बात करें, जो कि 21,000 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू बताया जा रहा है। और की पीपल जो इसके हैं वो BS नकाए हैं चेयरमैन, और यहाँ पर US अवस्थी हैं जो MD एंड CEO हैं यहाँ पर इफको के। और आगे यहाँ पर बात करें, जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरी क्रांति आई थी, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि ये आया था भारत में, तो एक तरीके से एक यहाँ पर नया इंडस्ट्रियल सिस्टम लागू किया गया था इंडिया में, तो जिसके चलते यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया था कि कैसे जो है जो मेथड्स हैं, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उसको जो है थोड़ा बदलाव करना है उसमें। और यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो नए मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करने हैं। तो सबसे जो बड़ा बदलाव लाया गया वो था यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ओके, मतलब कि ऐसे बीजों का निर्माण किया गया, रिसर्च की गई, जो कि ज्यादा यहाँ पर जो है प्रोडक्शन निकाल कर दे रहे थे वीट की और राइस की। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो था उसमें यहाँ पर जो बदलाव लाया गया, यहाँ पर पहले बैलों को यूज करते थे, उस समय ज्यादा लगता था यहाँ पर अगर खेत को जोतना है तो अभी ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करना जो है शुरू हो गया। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज, पहले ऐसा होता था कि कुएं में से जो है पानी निकालो, तो उसके लिए भी बैल का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, तो यहाँ पर अलग से उस समय भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती थी, जो जहाँ पर बकेट्स की तरह यहाँ पर एक पूरा एक सर्कल होता था जिसमें नंबर ऑफ बकेट्स पड़ी होती थी। और यहाँ पर जो है कुएं में से वो पानी निकाल कर जो है खेतों को वो पानी लगता था, और बैल जो होते उसको यहाँ पर घुमाते रहते थे। तो पुराना सिस्टम वो था, तो उसको समय लगता था। अभी फिर यहाँ पर
इरिगेशन फैसिलिटीज में चेंज आया, तो यहाँ पर अगर कोई नदी बह रही है तो उसके साथ नहरें बनाई गई, कैनाल्स बनाई गई, जहाँ जो कि इरिगेशन फैसिलिटी को और बढ़िया किया जा सके। टाइम के हिसाब से यहाँ पर जो है समय दीजिए गया हर एक फार्मर को कि अपने अपने खेतों को आप पानी लगा सकते हो। इसके अलावा जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर जो है ट्यूबवेल कनेक्शंस यहाँ पर देने शुरू कर दिए, जब यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है ना उसका इस्तेमाल करना यहाँ पर बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड है, जब भी कोई फसल लगाई जाती ना तो यहाँ पर उस फसल के साथ साथ यहाँ पर एडिशनल भी कुछ यहाँ पर घास जो है ना, जड़ी बूटी वो निकल आती है। तो वो क्या होती है कि वो जो जड़ी बूटी होती है ना, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट फसल को जाना चाहिए वो यहाँ पर खुद अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसके चलते यहाँ पर जो फसल है ना वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पर ये पेस्टिसाइड वगैरह यहाँ पर इसलिए छिड़के जाते हैं, केमिकल्स इसलिए छिड़के जाते हैं ताकि जो कि वो जड़ी बूटी जो है वो वहीं पर खत्म हो जाए और यहाँ पर जो पर्याप्त न्यूट्रिशन है ना सॉइल में से वो फसल को ही मिले, क्रॉप्स को ही मिले। ओके, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, तो इसीलिए यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, जिसका अब अभी हम जिक्र करें थे यूरिया के बारे में। तो उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए होता है कि यहाँ पर जो सॉइल में जो न्यूट्रन कंटेंट है नाइट्रोजन का, उसको बढ़ाया जा सके। तो एक और यहाँ पर हाई वैरायटी यील्ड भी हमने जो है सीड्स जो है उनका इस्तेमाल किया, ऊपर से यहाँ पर फर्टिलाइजर अलग से डाला, पेस्टिसाइड अलग से डाला। तो ये सब यहाँ पर जो है ना कारण बन गए कि मतलब जी जो मुनाफा है वो बढ़ गया, यहाँ पर इनकम बढ़ गई फार्मर्स की। कुछ पर्टिकुलर एरियाज में भारत के, यहाँ पर जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर कौन लेकर आया था, इसको लेकर आए थे हमारे यहाँ पर देश के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, तो अभी भी ये हैं। ओके, तो ये मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भारत में यहाँ पर इस सिस्टम को। तो उसी समय से हम यहाँ पर जो है जानते हैं इस समय को ग्रीन रेवोल्यूशन से। ये यहाँ पर 1966 में शुरू किया गया था भारत में इन यहाँ पर केमिकल्स वगैरह को या सीड्स वगैरह को यूज करना। और इसके लिए भी यहाँ पर फर्टाइल भूमि ढूंढी गई कि सबसे फर्टाइल जमीन कहाँ पर है। तो वो यहाँ पर जो ज्यादातर फर्टाइल जमीन पाई जाती है भारत में, तो वो पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का इलाका है। ओके, तो ये वाला एरिया है पूरा जहां पर कि ऑलरेडी यहाँ पर फर्टाइल जमीन थी और यहाँ पर ही ऐसे सभी जो है टेक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर जो है यील्ड जो था वो बढ़ा लिया गया। तो उसी समय 1966 के आसपास की बात करें तो भारत यहाँ पर डिपेंडेंट था तब। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पर्याप्त जितना हमें अनाज चाहिए तो उतना नहीं होता था, तो यहाँ पर बाहर के मुल्कों के ऊपर हमें डिपेंडेंसी हमारी होती थी, वहां से हम इम्पोर्ट करते थे। ओके, जैसे अभी हम क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी है, हम मजबूर हैं बिल्कुल। उस समय में भारत भी मजबूर था कि यहाँ पर अनाज जो है, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, उसको भी इम्पोर्ट करना है। लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई, तो यहाँ पर ये जो 3 राज्य हैं तो इन्होंने यहाँ पर गेहूं के क्षेत्र में काफी अहम योगदान दिया, चावल के क्षेत्र में योगदान दिया। तो यहाँ पर खासतौर पर जो पंजाब वाला एरिया है तो यहाँ पर काफी देर तक ये नंबर 1 पे रहा है गेहूं की प्रोडक्शन के मामले में। तो अभी मुझे जो लेटेस्ट डाटा ना उसके हिसाब से बताइए कि यहाँ पर पहले 3 पायदान पे कौन कौन से राज्य हैं गेहूं की यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है उसके मामले में। और यहाँ पर मेजर जो है माइलस्टोन यहाँ पर स्थापित की गई, यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी यहाँ पर वीट की जो है इंट्रोड्यूस की। और यहाँ पर जो है अभी जो वीट की वैरायटी निकल कर आ रही है, तो पहले जैसे बीमारी लग जाती तो अभी उस बीमारियों से भी ये जो हाई यील्ड वैरायटी है सीड्स जो है यहाँ पर वीट के, वो यहाँ पर बचा लेते हैं, जिससे फसल जो है थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन जो फर्टिलाइजर ऊपर चल रहा है ना उसके जल्दी जहरीला कंटेंट जो है वो चला जाता है। ओके, मतलब वो भी आपकी थाली में जो है परोसा जाता है जो जहरीला कंटेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर है द इकोनॉमिक टाइम्स का, यहाँ पर पूरा एनालिसिस है, इन डेप्थ एनालिसिस। तो कैसा लगा आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना और शेयर करना इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।